So welcome back friends, this is Randhurkar with you to guide you, to stimulate you, to encourage you, to explain you the conceptually and fundamentally. So today's topic for discussion is capital structure, which are the various considerations for determining the capital structure. So today I will explain you the various determinants that affects determining the capital structure. Capital structure, as you know, a perfect balance, we can say perfect balance, an equilibrium position of debt and equity, the mixture of debt and equity at which the company earns its maximum profit, enhance its share capital, gets the maximum EPS. दैट मीन्स ये कंपनी की वो पोजीशन है, ये कंपनी की वो डेप्ट एंड इक्विटी का मिक्सचर है जहाँ पे कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो, इन द टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑल्सो. सो वेलकम बैक, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first consideration for determining the capital structure is assets. Assets just means the tangible fixed assets. The company having the maximum tangible fixed assets can allow the bank, can furnish the bank as the collateral securities. That's why it can raise the maximum debt for which a company can get the benefit of trading on equity. This is the benefit of trading on equity. Understand? So the my medium of conversation will be Hindi because that attracts the largest audience. So यहाँ पर बात ये था कि tangible fixed assets means land and building, plant and machines etc. अगर आपके पास है तो आप डेप्ट रेज करने के लिए उसको कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से दे सकते हो. दैट्स वाई वो कंपनी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेप्ट रेज कर सकते हैं रादर देन अदर कंपनीज. नाउ इंटेंजिबल एसेट्स जिसके पास है, जो कंपनी ट्रेंडिंग है, ग्रोइंग है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उनके पास क्या होता है? उनके पास इंटेंजिबल एसेट्स की ढेर लगा हुआ होता है. जैसे इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, ब्रांड वैल्यू, गुडविल एटसेट्रा. सो वो इक्विटी पे ट्रेड करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास फिजिकल एसेट्स तो है नहीं. दैट इंप्लाइज कि वो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ दे नहीं सकते बैंकों को. दैट्स वाई वो डेप्ट ले नहीं सकते. अगर वो डेप्ट ले भी गए तो वो फाइनेंशियल रिस्क में पड़ जाएंगे. सो दे विल अज्यूम द फाइनेंशियल रिस्क. नेक्स्ट इट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. कुछ कंपनियां होती है जिसका वो अभी ट्रेंडिंग है, होता है ना, ये आप पढ़े ही हो, डेवलपमेंट. जो कंपनी होता है जिसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफ ए फॉर्म दैट इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल लिवरेज. दैट मीन्स वेदर यू कैन रेज द डेप्ट और नॉट, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ ए कंपनी. दैट्स वाई जो कंपनी ग्रोइंग होते हैं, अभी जो कंपनी ग्रो कर रहे हैं, जो ट्रेंडिंग पे हैं, वो डेप्ट प्रोपोर्शन से कम लेना चाहते हैं, लेस डेप्ट प्रोपोर्शन विद लेस मैच्योरिटी पीरियड. दैट मीन्स वो डेप्ट मीन्स बैंक की लोन हुआ या फिर लॉन्ग टर्म्स डिवेंचर्स हुआ, इसमें से वो कम लेना पसंद करेंगे. एंड अगर वो डेप्ट या फिर डिवेंचर से फंडिंग करते भी हैं तो वो उनका मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम होगा, ठीक है. दैट्स वाई वो इक्विटी पे ही ट्रेड करना पसंद करते हैं. लोन कोवेनेंट्स. लोन कोवेनेंट्स का मतलब यह क्या होगा? इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कोवेनेंट्स का मतलब होता है कि टर्म्स, ओके, और कंडीशंस. टर्म्स और कंडीशंस, लोन्स की टर्म कंडीशन के हिसाब से आपकी कंपनी में आप ज़्यादा लोन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, इक्विटी रेज कर सकते हो, ये डिटरमाइन हो जाते हैं. सो लोन एग्रीमेंट्स में जो आपकी कंडीशंस वगैरह है, दैट इज डिफाइन द रेस्ट्रिक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट कैश डिविडेंड्स. तो क्या क्या फर्क हो जाता है? देखिए, आप जो कंडीशंस लोन्स के साथ, एग्रीमेंट्स के साथ अटैच्ड है, उसके लिए क्या क्या फर्क पड़ जाता है? रेस्ट्रिक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द कैश डिविडेंड्स. अब कैश डिविडेंड के हिसाब से नहीं बांट सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इनकर नहीं कर सकते हो, एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंस आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए आप 5 करोड़ का आपके पास ऑलरेडी 5 करोड़ का ऑलरेडी डिवेंचर होल्डर्स है, तो जो डिवेंचर होल्डर्स है उनके कंडीशन से, या फिर 50 करोड़ का आप लोन ले रखे हो HDFC बैंक से, तो बात ये यही है. देखिए कि आप 50 करोड़ का लोन ले रखे हो HDFC बैंक, तो HDFC बैंक आपके साथ कंडीशंस करके रखा है कि कंपनी के पास जब तक मेजॉरिटी पर्सन ऑफ बैंक की लोन वापसी नहीं हो जाता तब तक आप एक्सटर्नल एडिशनल फंड्स आप रेज नहीं कर सकते हो. दैट्स वाई आपको मानना पड़ेगा ये टर्म कंडीशंस.
टू मेंटेन वर्किंग कैपिटल एट ए सर्टन लेवल। अब वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी उनका रेस्ट्रिक्शन है। दैट मीन्स कुल मिला के बात यही है कि लोन एग्रीमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट, आप कैश डिविडेंड नहीं बांट सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हो, एडिशनल रेज फंड नहीं कर सकते हो, ठीक है, और कभी कभार तो शेयर इशू के लिए भी टाइम गैप चाहिए, ये सब कंडीशंस वगैरह होते हैं। दैट मीन्स हियर लोन एग्रीमेंट्स की जो आपकी कंडीशंस रहे उसके ऊपर भी डिपेंड हो जाता है कि आप कितना कैपिटल स्ट्रक्चर आपके कैसे हो सकता है, डेप्ट इशू कर सकते हो, शेयर इशू कर सकते हो, ये बात है। यहाँ पर जैसे देखिए प्राइवेट डेप्ट के ऊपर क्या होता है, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोवेनेंट्स कंडीशंस रहते हैं। पब्लिक डेप्ट जो होते हैं लॉट्स ऑफ नेगेटिव कंडीशंस सब होते हैं पब्लिक डेप्ट्स के ऊपर, जैसे कि डिबेंचर एटसेट्रा हो गया। कॉमर्शियल पेपर के ऊपर ज़्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पर जो कंपनी चाहते हैं कॉमर्शियल पेपर्स के ऊपर आप ले सकते हो, लेकिन सबका पॉजिटिव नेगेटिव है। जैसे हम बताए यहाँ लेस इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर कॉमर्शियल पेपर के ऊपर हाई इंटरेस्ट होगा। दैट्स वाई so many things are to be considered for fixing the capital structure। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे ही डिसाइड नहीं हो जाता है, आप ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजर नहीं बन जाओगे, आप ऐसे ही कंपनी को नहीं संभाल सकते हो। आपको यू हैव टू एनालाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर, डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो क्या होगा, ये आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। एंड सो मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्लैक। यहाँ पर देखना होगा स्लैक का मतलब क्या होता है। स्लैक का मतलब होता है यहाँ पर मान लीजिए आप लूप होल्स, ठीक है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, द लैकिंग्स, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लैकिंग्स एटसेट्रा। दैट मीन्स देर आर सम लूप होल्स, देर आर सम रूम्स, ठीक है, अनटच्ड विच कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। तो फर्स्ट फाइनेंशियल स्लैक का मतलब क्या होता है, आप डेप्ट कैपेसिटी यूज नहीं किए हो, आपके पास एक्सेस लिक्विड एसेट्स है, अनयूटिलाइज्ड लाइंस ऑफ क्रेडिट, आप कुछ मतलब क्रेडिट सब डिवेंचर से बैंक लोन से ले सकते थे, लेकिन कुछ टाइप्स ऑफ लोन्स आप ले सकते थे, उसमें भी है आपके लैकिंग है। ऑन टैप्ड सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है, दैट मीन्स आपके पास सोर्सेस ऑफ फंड्स है जो कि अनटच्ड है, आज तक अनटच्ड है, आप यूज नहीं किए, इशू नहीं किए, या फिर आपके पास ऐसा कुछ फंड है जिसको यूटिलाइज आपका नहीं हो रहा है। तो ये सब फाइनेंशियल स्लैक है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा। हायर इज द स्लैक, आपके पास मतलब कि अपॉर्चुनिटियां बहुत है, हायर इज द डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन्स आपके पास मौका है कि आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को, आप अपनी डेप्ट और इक्विटी को अपने हिसाब से आप उसको चला सकते हो। दैट मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। हायर इज द स्लैक मीन्स आपके अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपके पास बहुत सारे चांसेस है, आपके पास बहुत सारे वेज है, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसके जरिए आप काम कर सकते हो। सो फाइनेंशियल स्लैक मीन्स जिसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, जो अनयूटिलाइज अनटैप्ड सोर्सेस या फिर कुछ चीज़ वगैरह होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से डेप्ट एंड इक्विटी इशू कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ये एक डिफरेंट पॉइंट होता है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देखना होगा, सम फॉर्म्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, कुछ उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होते, उनके पास उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होते, उनके पास अपने हिसाब से वो चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखना पड़ेगा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ एबिलिटी टू अडॉप्ट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर बाय कंप्लाइंग द चेंजिंग कंडीशन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? दैट मीन्स मार्केट इज अनसर्टन, तो मार्केट के हिसाब से, मार्केट की चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर आप आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को आप चेंज करवाने की क्षमता रखते हो, दिस इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और एबिलिटी टू फ्लेक्सिबल द फाइनेंस। नेक्स्ट, आप फाइनेंस रेज कैसे कर सकते, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है डेप्ट एंड इक्विटी। तो आप एबिलिटी टू रेज फंड्स, दैट मीन्स आपकी कंपनी के पास तुरंत फंड रेज करने के लिए क्या क्षमता है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स आपके सामने हैं, तो आप अगर उसी टाइम फंड्स आप रेज कर सकते हो तो आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड आप प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सो विदाउट डिले एंड कॉस्ट, दैट मीन्स यू हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी बाय लुकिंग द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, यू कैन रेज द फंड्स फ्रॉम द मार्केट विदाउट डिले एंड कॉस्ट। ठीक है, आप जल्द से जल्द अगर मार्केट से फंड रेज कर सकते हो
तो ही आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो अपॉर्चुनिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको करना पड़ जाएगा पछतावा। ठीक है, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, दुनिया फास्ट है, जल्दी समझना पड़ेगा, जल्दी आगे जाना पड़ेगा। रिडेम्पशन ऑफ डेब्ट ऑन डिमांड एंड कंडीशंस, साथ ही साथ आपको ही आपकी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में बचाने के लिए आपकी पहचान मार्केट में बनाई रखने के लिए आपको डेब्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिबेंचर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप तुरंत उसको रिडेम्प्ट कर सकते हो विद देयर कंडीशंस। दैट मीन्स दे मेक डिमांड द 10% 5% प्रीमियम रिडम्पशन एज पर देयर डिमांड, सो यू कैन रिटर्न देम बैक एज पर दिस। सो मार्केटेबिलिटी एंड टाइमिंग, ये क्या होता है, ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। मार्केटेबिलिटी का पहले मतलब समझ लेती है। मार्केटेबिलिटी मीन्स रेडीनेस ऑफ इन्वेस्टर टू परचेज ए सिक्योरिटी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम टू डिमांड रीजनेबल रिटर्न। दैट मीन्स ये क्या होता है, देखिए मार्केटेबिलिटी का मतलब होता है कि अभी मार्केट आपके हिसाब से है, इन्वेस्टर्स का रेडीनेस कितना है एक सर्टन टाइप ऑफ सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए, उनका रिएक्शंस क्या है, उनका रेस्पॉन्स क्या है विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम टू डिमांड ए रीजनेबल रिटर्न। सो ऑब्वियसली जहां पर वो सिक्योरिटी पे पैसा इन्वेस्ट करे तो उनका तो डिमांड ही रहेगा रिटर्न के लिए, तो यही होता है मार्केटेबिलिटी। ठीक है, सो मार्केटेबिलिटी दिस डिटरमाइंस द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर सिक्योरिटी इशू। तो अभी मार्केटेबल है एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं तो प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या मार्केट अभी सुइटेबल है, इसको कहते हैं मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एट द गिवन टाइम। सबके टाइम के हिसाब से, मार्केटेबिलिटी हिसाब से, मतलब इन्वेस्टर्स की रेस्पॉन्स के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आपको इशू करना पड़ जाएगा। कभी कभी मार्केट होता है डेब्ट इशू के लिए कंफर्टेबल होता है, फेवरेबल होता है, कभी कभार शेयर इशू के लिए फेवरेबल होता है, वही बात है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी डिप्रेस्ड मार्केट है तो डेब्ट इशू आप बैंक से लोन ले सकते हो, अभी फेवरेबल मार्केट है लूप बूम में तो शेयर इशू ले सकते हो। जैसे कि देखिए डिप्रेस्ड मार्केट आप इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकते हो, दैट मीन्स कि जस्ट इन्वेस्टर्स फेड ऑफ बाय इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी शेयर्स। अभी बूम पीरियड है तो आप शेयर इशू करोगे वो भी हाई प्रीमियम में। दैट मीन्स मार्केटेबिलिटी, अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है, कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स क्या सोच क्या है, अभी रेस्पॉन्स क्या है, वो इक्विटी मोड है या फिर वो डेब्ट मोड है, ये चीज आपको देखना यहां पर पड़ जाएगा। इशू कॉस्ट, ऑब्वियसली इशू कॉस्ट का यहां मतलब होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑब्वियसली दैट अफेक्ट्स गेट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फ्लोटेशन कॉस्ट का यह मतलब हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज एनी एक्सपेंडिचर्स लाइक द एग्रीमेंट कॉस्ट, okay, underwriting commission and etc. ठीक है, बैंकर्स कॉस्ट, मर्चेंट बैंकिंग कॉस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड द फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट देखिए, डेब्ट इशू आप करोगे तो लेस कॉस्ट लगेगा, इक्विटी इशू करोगे तो हाई कॉस्ट करेगा, हाई कॉस्ट पड़ जाएगा। बट आपको पता ही है डेब्ट ज़्यादा रिस्कियर है, बैच के हिसाब से, इक्विटी ज़्यादा रिस्कियर है कंट्रोल के हिसाब से। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंटरी, सो इट्स नॉट इजी टू डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर। सबको देखना पड़ जाएगा। यहां पर इशू कॉस्ट को लेकर देखा जाए तो डेब्ट आप इशू करोगे लेस कॉस्ट लगेगा, इक्विटी का इशू करोगे हाई कॉस्ट लग जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ज़्यादा कमीशन वगैरह एटसेट्रा लग जाते हैं। तो कॉमर्शियल पेपर और पब्लिक डेब्ट जो होते हैं इसमें ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, प्राइवेट डेब्ट में आपको कम खर्चा पड़ जाता है। प्राइवेट डेब्ट का मतलब यहाँ पर हो गया कि बोरोइंग्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एटसेट्रा और द पर्सनल बोरोइंग्स एटसेट्रा। तो हाई कॉस्ट सिक्योरिटी एट ए लार्ज अमाउंट आपको लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है, फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको रेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी द लीस्ट। दैट मीन्स कि ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कभी कभार ज़्यादातर के कुछ एक फैक्टर्स में फिक्स्ड रहता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट है फिक्स्ड, तो जो फिक्स्ड फ्लोटेशन कॉस्ट है तो आप लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अगर आप रेज करते हो, तो ये जो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट वो कम हो जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स।
जैसे कि आप 100 रुपया रेस करो तो 50 रुपया खर्चा लगेगा, 1 लाख रुपया रेस करो तो 50 रुपया खर्चा लगेगा, तो फायदा है ना 1 लाख रुपया रेस करो 50 रुपया खर्चा करेगा, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट विल बी मिनिमम। कैपेसिटी ऑफ रेजिंग फंड, यहां पर आपकी फंड रेज के लिए कैपेसिटी है कि नहीं, और आप क्या इशू कर सकते हो, कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू कर सकते हो या फिर कितना इशू कर सकते हो, इस पर डिपेंड करता है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर। जो छोटे कंपनी होते हैं कैन नॉट रेज लॉन्ग टर्म लोन्स विद फेवरेबल टर्म्स। छोटे कंपनियां होते हैं उनके पास फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते हैं, उनके पास सिक्योरिटी के तौर पे, कोलाटरल के तौर पे देने के लिए नहीं होता है कुछ भी, दैट्स वाई उनको लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाए तो अनफेवरेबल टर्म्स के साथ उनको लेना पड़ जाएगा। व्हाट इज मीन बाय दिस, दैट मीन्स कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जल्द से जल्द आपको वापसी करना होगा तो लेस मैच्योरिटी पीरियड के साथ आपको लेना पड़ जाएगा। देख लीजिए, तो साइज ऑफ कंपनी जो है यहाँ पर वो तो फैक्टर दिखाई रहे, तो आपकी रेस कैपेसिटी वो भी फर्क है। तो स्मॉल कंपनी डिफिकल्ट इन मार्केट इशू, हाँ ये भी बात है। जो छोटी कंपनियां हैं वो शेयर मार्केट में शेयर इशू नहीं करवा सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के कुछ आपके मतलब कंडीशंस वगैरह हैं। जो छोटे कंपनियां वो स्टॉक रजिस्ट्रेशन करते भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई फायदा भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा भी नहीं। दैट्स छोटे कंपनियां ना मार्केट से आप शेयर इशू करवा सकते हो, या आपको लोन भी लॉन्ग टर्म नहीं मिल रहा है। सो आपकी कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। लार्ज कंपनी के पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इट्स फ्री, इट्स टोटली फ्री टू चूज, इट हैज द फ्रीडम टू चूज द डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। बिकॉज जो लार्ज कंपनियां हैं उनके पास फिक्स्ड एसेट्स है, उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास क्रेडिट वर्दीनेस है, उनके पास ब्रांड वैल्यू है। सो फ्रॉम व्हिच दे विल गेट द कैपिटल फ्रॉम डेब्ट और इक्विटी, दे हैव द फ्रीडम टू चूज। सो आपकी कैपेसिटी आपके साइज ऑफ द फार्म के हिसाब से आप कैपिटल स्ट्रक्चर यहां पर डिटरमाइन हो रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो, साइज ऑफ फार्म, ओके, साइज ऑफ फार्म के हिसाब से भी चलता। कंट्रोल, यहां पर कंट्रोल जो बात है, ठीक है, मजनू भाई वाला कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल होता है ये चीज। इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी के ऊपर क्या कंट्रोल है, आज यू नो प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स, इनका कोई कंपनी में कंट्रोल होता ही नहीं। जो कंट्रोल होता है सब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है। तो देखिए, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट बॉडी जो है वो उनका जो डिजायर होता है कि कंट्रोल को रखे, बनाए रखे, सो वो ही राज करना चाहते हैं, वो ही कॉन्करर स्टेज पे बैठना चाहते हैं। दैट्स वाई आपको वो अलाउ नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करवाने के लिए वो आपको नहीं अलाउ करवाएंगे। दैट्स वाई ये भी एक तो फैक्टर बन गया कि डेब्ट इक्विटी प्रोपोर्शन के लिए ना, जो कंपनियां प्रोमोटेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स और प्रोमोटर्स, जो कंपनियां हैं वो अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हैं। दैट मीन्स कि क्या होता है, पहले जैसे कि एप्पल कंपनी था, ठीक है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का पहले स्टीव जॉब्स एक ही लोग बंदा थे जो एंटरप्रेन्योर हुआ करते थे। लास्ट में उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, इसलिए वो उसको धीरे धीरे कंपनी फॉर्म कर दिए, तो वो एंटरप्रेन्योर से कंपनी बन गए। या फिर कोई प्रोमोटर से कंपनी, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, वो 2 भाई थे, ठीक है, चौकी टेबल लेकर बैठते थे दिल्ली के मतलब मुंबई के चौक पे, ठीक है, और बाद में जाकर के वो कंपनी बन गया। तो प्रोमोटर्स के द्वारा या एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो कंपनी बनाया गया है वो अपने पास ही कंट्रोल को रखना चाहते हैं, इसलिए आपको उनके गेट से ही धकेल देंगे, आपको घुसने देंगे नहीं। समझ में आई बात? वाइडली हेल्ड कंपनी एंड क्लोजली हेल्ड कंपनी, पहले आप समझ जाओ वाइडली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है। यहां पर जो शेयर होल्डर्स और भी शेयर होल्डर्स लाने चाहते हैं, अपने पास कंट्रोल रखना नहीं चाहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि शेयर्स कंपनी के पास, उनके पास कंट्रोल रहे या ना रहे, वो कंट्रोल के लिए ओरिड नहीं है। उनको चाहिए डिविडेंड, उनको चाहिए कैपिटल ग्रोथ। दैट मीन्स जो छोटे छोटे मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में और बहुत ज़्यादा होते हैं, उस कंपनियों में क्या होता है कि वो डिविडेंड से मतलब है और अपना कैपिटल कैसे भी करके थोड़ा ग्रो कर जाए।
वो अगर उनका जो रेसिशन पीरियड आएगा कंपनी का, तो वो सेल भी कर देंगे, अपना शेयर सेल भी कर देंगे। दैट मीन्स दे हैव नॉट इंटेंशन टू एक्वायर मोर एंड मोर शेयर इन द कंपनी टू बिकम द CEO मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? उनका कोई लगाव ही नहीं है। नेक्स्ट, क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है कुछ गिने चुने व्यक्तियों के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा यही कंपनी चलता है। ये नाम के लिए कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लेकिन चलता है उन्हीं लोग के द्वारा। सो कंट्रोल इज द अल्टीमेट फैक्टर हियर, ओनली कंट्रोल इज द अल्टीमेट फैक्टर। वो डेप्ट इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए अगर हाथ पैर पकड़ के कब गिड़गिड़ाओगे तब भी वो इशू नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास वो कंट्रोल रखना चाहते हैं। डेप्ट एंड नॉन डेप्ट टैक्स शील्ड्स, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, अब ध्यान से सुनोगे तब जाके समझ में आएगा। यहां पर देखिए बात से चीज, अभी तक आप लोग देख ही क्या रहे हो? प्लीज पिक अप योर कॉपी, पिक योर पेन, sit back, relax, and what I am saying, what I am explaining, keep a note of that, keep a note of that। अब क्या वीडियो देख रहे हो? I am not a YouTuber, I am a teacher, understand the point। सुनो, ड्यू टू डेप्ट, आपको पता है डेप्ट की एग्जिस्टेंस की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज डेप्ट, आप तो इनकम टैक्स पढ़े ही होंगे, उम्मीद है, पढ़ते तो सब, लेकिन क्या, तो छोड़िए उसका, क्या बात बोले, सब भूल जाते हो, सब खा जाते हो। तो ड्यू टू डेप्ट, डेप्ट होने से क्या होता है, आप पढ़े हो, आपकी बिजनेस पे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। क्यों? बिकॉज डेप्ट इज ए अलाउबल एक्सपेंडिचर, ये अलाउ हो जाता है, पीएल अकाउंट से माइनस हो जाता है, दैट्स व्हाई प्रॉफिट कम होता है, तो टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जैसे ही टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, प्रॉफिट आपके पास ज्यादा बचेगा, तो आपकी वैल्यू ऑफ फार्म, VOF का मतलब होता है आपकी वैल्यू ऑफ फार्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो आप डेप्ट से ज्यादा लेना पसंद करोगे। मतलब क्या हुआ? डेप्ट एक प्रॉफिटेबल चीज है, डेप्ट की इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट अलाउबल होता है, दैट्स वाई टैक्स आपको कम देना पड़ता है, प्रॉफिट बच जाता है, दैट्स वाई आप यही चीज को अगर पकड़ोगे यहाँ पर, तो आप डेप्ट से ज्यादा लेने के लिए पसंद करोगे। ठीक है, ये आप कंपनी की एडवांटेजेस है। नेक्स्ट वीक, नॉन डेप्ट टैक्स शील्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नॉन डेप्ट वाला टैक्स बेनिफिट भी आपके पास है, जैसे डेप्रीसिएशन, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आज पर द इनकम टैक्स एक्ट आपको पता ही है कि डेप्रीसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ऑल दीज आर द अलाउबल एक्सपेंडिचर्स। सो जैसे कि डेप्रीसिएशन और कैरी फॉरवर्ड के लॉसेस आपके कंपनी के पास है, तो आप उसी से भी टैक्स बचत कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज वो भी है कि आप क्योंकि डेप्रीसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को यूज करोगे, तो आपके कंपनी में प्रॉफिट ही बचेगा कम, लो प्रॉफिट बचेगा, इसलिए भी हो सकता है आप लो डेप्ट लेने के लिए इंटरेस्ट रहो। तो कुल मिलाकर बात यही था, डेप्ट वाला टैक्स बेनिफिट हो, डेप्ट वाला टैक्स बेनिफिट हो या नॉन डेप्ट वाला टैक्स बेनिफिट हो, इसके बेनिफिट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो कुल पॉइंट यहां पर क्या था, डेप्ट एंड इक्विटी का मिक्सचर क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी डिटर्मिनेंट्स that must be viewed carefully, viewed seriously by the financial manager before determining the debt and equity proportion। so होशियार रहो, सावधान रहो, डेप्ट और इक्विटी पिक्चर्स को बनाने के लिए आप चौकन्ने रहो। समझ में आई बात? प्लीज मेक ए नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आप बच्चे नहीं हो, बच्चे की तरह आपको डिक्टेट नहीं किया जाएगा, ठीक है? आप कीप वॉचिंग द वीडियो इन टाइम बिटवीन टू अंडरस्टैंड इट, टू परसीव इट, repeat the video again, understand? So this is the first theory explained on the capital structure. I will explain you the details, the problems, step by step. I will explain all the concept of the financial management. So lot of thanks to you, lot of thanks to the lifesavers of corona. A great salute to those doctors, to those helpers who make us survive from the corona disease.
and thanks a lot to you also for patience for watching this video. So this is Rajan Gore again welcome you to my YouTube channel Smart Commerce Vidyarthi. ठीक है, if you really like these concepts so please hit like. Okay, thanks.